ये कहानी जापान में रहने वाली 17 साल की एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी ज़िंदगी के 44 दिन जिंदा होकर भी नर्क से भी बदतर जिए। इस कहानी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। तो अगर आप कमज़ोर दिल वाले हो तो इस वीडियो को यहीं पर स्किप कर सकते हो। तो कहानी की शुरुआत में हमें 3 लड़कों को दिखाया जाता है जो कंक्रीट से भरा हुआ एक ड्रम खुले मैदान में ही छोड़कर चले जाते हैं। जिसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां पर हमें इशिदा नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि अपना जूडो मैच जीत चुका था, जिस बात से उसके दोस्त उस पर काफ़ी गुस्सा थे, जिस वजह से वो उनके हाथों पीटा भी जाता है। अब अगले सीन में इशिदा जब अपने घर पर होता है तो उसकी माँ अपने बेटे की इतनी बुरी हालत देखकर काफ़ी गुस्सा होती है। वो पुलिस को कॉल करने के लिए भी कहती है, जिस पर उसका बेटा कहता है कि आप मेरे सामने इतना दिखावा मत करो, मुझे पता है कि आपको मेरी कोई भी फिक्र नहीं है। जिसके बाद वो अपने माँ के ऊपर ही हाथ उठा देता है। इशिदा अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़कर एक फैक्ट्री में काम करता था और वो जल्द से जल्द पैसा कमाकर अपनी गर्लफ्रेंड से शादी भी करना चाहता था। अगले सीन में हम देखते हैं कि इशिदा अपनी माँ को खूब मारा करता था क्योंकि उसका कहना था कि लड़कियों को पिटाई की सख्त ज़रूरत होती है। वो अपने पिता की भी ज़रा सी भी रेस्पेक्ट नहीं करता था। अब एक दिन इशिदा जब अपने काम पर होता है तो तभी उसके पास याकुजा गैंग के 2 मेंबर आते हैं, जिसमें एक का नाम शिमादा होता है जो कि इशिदा के बचपन का ही फ्रेंड था। वो उससे कहता है कि तुम क्या ये छोटे मोटे काम कर रहे हो, तुम्हें मेरी तरह याकुजा गैंग को ज्वाइन करना चाहिए जिससे कि तुम भी काफ़ी सारे पैसे कमा पाओगे। जिसके बाद शिमादा उसे अपने बॉस के पास लेकर आता है और इशिदा याकुजा गैंग में शामिल भी हो जाता है। लेकिन जब उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता चलती है कि इशिदा ने याकुजा गैंग को ज्वाइन कर लिया है तो वो उसे फौरन ही उस गैंग को छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि उस समय याकुजा गैंग काफ़ी खतरनाक हुआ करती थी। फिर अपनी गर्लफ्रेंड के कहने पर इशिदा जब अपने बॉस से गैंग छोड़ने की बात करता है तो वो उसे धमकी देते हैं कि वो उसके टुकड़े कर कर नदी में फेंक देंगे। इसका मतलब कि अब इशिदा गैंग को चाह कर भी छोड़ नहीं सकता था। अब आगे इशिदा अपने कुछ साथियों के साथ रियूजिंग नाम की एक गैंग बना लेता है और याकुजा गैंग के लिए काम करने लगता है। स्टार्टिंग में रियूजिंग गैंग छोटे मोटे क्राइम करती थी जैसे कि छोटी मोटी चोरी करना और लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करना, लेकिन अब कुछ दिनों में उनकी हिम्मत काफ़ी बढ़ चुकी थी। वो हाई स्कूल की लड़कियों को पकड़कर उनके साथ ज़बरदस्ती भी किया करते थे। हालांकि पुलिस उनसे पूछताछ भी करती थी, लेकिन उनका कांटेक्ट सीधा याकुजा गैंग से होने की वजह से वो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते थे। अब एक दिन इशिदा की नज़र जुंको फुरुटा नाम की एक लड़की पर पड़ती है जो कि अपनी जॉब से घर जा रही थी। इशिदा अपने एक फ्रेंड से उसकी साइकिल को हिट करने के लिए कहता है, जिसका ऐसा करने की वजह से जुंको नीचे गिर जाती है और उसे चोट भी आ जाती है। फिर तभी इशिदा उसके पास आता है और उसकी फिक्र करने का झूठा दिखावा भी करता है। जिसके बाद जुंको भी अपने घर जाने लगती है तो इशिदा उसे छोड़ने के लिए उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन जुंको उसे कहती है कि मेरा पीछा छोड़ दो, अब मैं अकेली चली जाऊंगी। और फिर यहाँ पर इशिदा उसे अपना असली रूप दिखाता है। वो उसे धमकी देता है और कहता है कि मैं याकुजा गैंग से हूँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी फैमिली को भी मार डालूंगा। जिसके बाद वो उसे अपने साथ चलने के लिए फोर्स करता है और एक होटल में ले जाकर वो उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। जिसके बाद वो अपने एक फ्रेंड मिनाटो को कॉल करता है और जुंको को कुछ दिनों के लिए उसके घर पर रहने के लिए फोर्स करता है। जिसके बाद उसे एक रूम के अंदर ले जाकर वो उसके साथ एक बार फिर से ज़बरदस्ती करता है और फिर अगले दिन इशिदा अपने और दोस्तों को बुलाकर उसे टॉर्चर करते हैं और उसके साथ काफ़ी गलत काम करते हैं। जिसके बाद इशिदा अपने कुछ दोस्तों से डिस्कस करता है कि क्या हमें इसे छोड़ देना चाहिए, जिस पर उसका एक और फ्रेंड सिंजी बताता है कि पुलिस की नज़र हमारे ऊपर पहले से ही है और अगर इस लड़की ने हमारे बारे में कुछ भी बता दिया तो हमारे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है। जिसकी वजह से वो जुंको को मिनातो के घर पर ही रखने का फैसला करते हैं। अब आगे काफ़ी सारे दिन बीत चुके थे जहाँ पर जुंको की माँ अपनी बेटी को लेकर काफ़ी परेशान हो रही थी, जिस वजह से वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन कर देती है। फिर जब इशिदा को ये बात पता चलती है तो वो जुंको की माँ को कॉल करके फ़ोन उसके पास देता है, जहाँ पर जुंको अपनी माँ से कहती है कि वो अपने एक फ्रेंड के घर कुछ दिनों के लिए आई हुई है। इसे सुनकर उसकी माँ को तसल्ली हो जाती है और वो कंप्लेन वापस ले लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि सिंजी जब अकेले बैठकर गेम खेल रहा था तो तभी जुंको उसका भरोसा जीतने की कोशिश करती है। वो कहती है कि यहाँ से जाने के बाद मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। वो उसे काफ़ी रिक्वेस्ट भी करती है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता क्योंकि वो इशिदा से काफ़ी डरा करता था।
अब उसी रात सभी लोग जब सो रहे होते हैं तो तभी जुंको इमरजेंसी कॉल लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वो लोग उसे पकड़ लेते हैं और इशिदा पुलिस को कॉल कर कर बताता है कि एक प्रैंक कॉल था जो उसकी सिस्टर ने किया था। और ये सारी हरकतें मिनातो की माँ देख लेती है। तो एक दिन वो जुंको को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन मिनाटो उसे एक बार फिर से पकड़ लेता है और वो सभी उसे सेक्सुअली अब्यूज़ भी करते हैं। वो सभी उसे खूब टॉर्चर भी करते हैं और उसके पैर के ऊपर फ्यूल डालकर जला देते हैं, जिसके बाद वो उसे बारी बारी से तब तक मारते हैं जब तक कि वो बेहोश नहीं हो जाती। अब आखिर में जुंको काफ़ी तड़प रही थी, उसे काफ़ी प्यास भी लगी थी, तो ये दरिंदे उसे पानी देने के बजाय खुद का यूरिन पीने पर मजबूर कर देते हैं। और फिर आखिर में जुंको फुरुता अपना दम तोड़ देती है, जिसके बाद हमें मूवी का फर्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये 3 लड़के एक कंक्रीट के ड्रम को छुपा रहे थे और इसी ड्रम के अंदर थी जुंको फुरुता की लाश। अब आगे इशिदा को अरेस्ट कर लिया जाता है क्योंकि इसके खिलाफ कई सारे कंप्लेंट दर्ज की गई थी और पुलिस का ये भी मानना था कि उसने एक फैमिली को मौत के घाट उतार दिया है। लेकिन इशिदा को इस बात का ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पर किसी फैमिली के मर्डर की बात हो रही है। उसे ऐसा लग रहा था कि पुलिस को जुंको फुरुता के मर्डर के बारे में पता चल चुका है, जिस वजह से डर के मारे वो अपना सारा गुनाह कबूल कर लेता है और ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम बात करें इस मूवी की तो ये रियल कहानी से थोड़ा सा डिफरेंट है। दरअसल रियल लाइफ में इशिदा जुंको फुरुता का क्लासमेट था जो उसे काफ़ी पसंद करता था। एक दिन इशिदा ने उसे प्रपोज किया, लेकिन जुंको फुरुता ने उसे साफ मना कर दिया, जिस बात से इशिदा को काफ़ी गुस्सा आ गया। जुंको फुरुता अपनी पढ़ाई के साथ साथ इलेक्ट्रिक शॉप में पार्ट टाइम जॉब भी किया करती थी। एक दिन जब वो अपने घर लौट रही थी तभी इशिदा ने अपने दोस्तों के साथ उसे किडनैप कर लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती की, और ऐसा उसके साथ लगभग 44 दिन तक चला। और फिर उन लड़कों को अरेस्ट होने के बाद हिरोशी को 17 साल की सज़ा सुनाई गई, जो 2004 में छूट गया। वहीं मिनातो को सिर्फ 4 साल की सज़ा, तो यासुजी को 3 साल की सज़ा और जो ओगुरा को 8 साल की सज़ा सुनाई गई। लेकिन आज भी ये सारे दरिंदे आज़ाद घूम रहे हैं और सारा दर्द जुंको फुरुता को ही सहन करना पड़ा। तो गाइज़, अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।